नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल किरण स्टोरेज पर स्वागत है। गांव का नाम था रामपुर। यह गांव हरियाली से घिरा हुआ था, लेकिन लोगों के दिलों में डर बसा हुआ था। डर था गांव के जमींदार भीम सिंह का। उसका नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे। लंबा कद, बड़ी मूंछें और आंखों में गुस्सा, उसकी चाल देखकर ही लोग रास्ता बदल लेते थे। भीम सिंह का काम था लोगों को कर्ज देना और फिर उनसे जमीन या मजदूरी के बदले वसूलना। जिसे एक बार कर्ज दे दिया, वो फिर उसकी गुलामी से बाहर नहीं निकल पाता था। वह खुद को राजा समझता था और गांव को अपनी जागीर। एक दिन सुबह सुबह वह अपने नौकर रघु के साथ जीप में निकला। आज उसे रामधन से कर्ज की आखिरी किस्त वसूलनी थी। रास्ते में एक मोड़ पर अचानक एक लड़की सामने आ गई। भीम सिंह ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुकी और लड़की नीचे गिर पड़ी। रघु जल्दी से उतरा और लड़की को उठाया। लड़की घबरा गई थी। भीम सिंह ने उसकी तरफ देखा, चेहरा सीधा, आंखें बड़ी और डर से भरी हुईं। वह कुछ बोलने ही वाला था कि लड़की भागती हुई चली गई। भीम ने कुछ नहीं कहा, बस एक बार फिर उसकी तरफ देखा और फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी ही देर में वे रामधन के घर पहुंच गए। अंदर से आवाज आई, आया जी, आया। बस कपड़े पहन लूं। भीम सिंह ने दरवाजे पर पैर मारा, बहुत दिन हो गए रामधन, अब ज्यादा देर न कर। और तभी पीछे से वही लड़की आ गई, पसीने से भीगी हुई, सांसें तेज थी। भीम सिंह उसे देखकर रुक गया। गुड्डी वहीं खड़ी थी। भीम सिंह की नजरें उस पर टिक गईं। ये वही लड़की थी जो रास्ते में उसकी गाड़ी से टकराई थी। अब वह समझ गया कि ये रामधन की बेटी है। रामधन घर से बाहर निकला और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, बस 2 दिन और दे दीजिए। भीम सिंह ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसकी नजरें अब भी गुड्डी पर थी। कर्ज की बात बाद में होगी, भीम सिंह बोला। पहले यह बता कि तेरी बेटी का नाम क्या है। रामधन सकपका गया, मालिक, इसका नाम गुड्डी है। घर के कामों में हाथ बंटाती है। भीम सिंह ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक हल्की मुस्कान दी और जीप में बैठकर चला गया। रास्ते भर वह चुप था। रघु ने देखा कि मालिक आज ज्यादा गुस्से में नहीं है, पर उसकी नजरें कुछ सोच रही थी, जैसे गुड्डी का चेहरा उसकी आंखों के सामने से हट नहीं रहा था। अगले दिन सुबह सुबह भीम सिंह अपने घर के आंगन में बैठा था। चाय पीते हुए वह सोच रहा था, उस लड़की की आंखों में डर नहीं था, कोई और बात थी, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। उसी समय उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर खड़ी थी रामधन की बीवी। हाथ जोड़े हुए, कांपती आवाज में बोली, मालिक, हम बहुत गरीब हैं। आप हमारे कर्ज को थोड़ा और वक्त दे दो। गुड्डी बहुत मेहनत करती है, जल्दी ही सब चुका देंगे। भीम सिंह ने उसे एक नजर देखा, फिर धीरे से कहा, गुड्डी को मेरे हवेली में काम पर भेज दो। काम करेगी तो कर्ज अपने आप उतर जाएगा। महिला कुछ नहीं बोली, बस रोती हुई लौट गई। शाम होते होते गुड्डी भीम सिंह के हवेली पर पहुंची। सीधी, शांत और सादे कपड़े पहने हुए। उसकी आंखों में सवाल तो थे, लेकिन डर नहीं था। भीम सिंह ने पहली बार इतने गौर से किसी लड़की को देखा। नाजुक पर मजबूत। वह बोला, काम जानती है। गुड्डी ने सिर हिलाया, हाँ मालिक, सब कर लूंगी। गुड्डी काम में लग गई। पूरे घर की सफाई, रसोई का काम और बाहर के जानवरों को चारा देना, सब कुछ करती थी। लेकिन उसकी सबसे खास बात थी, वह कभी नजरें नहीं चुराती थी। भीम सिंह हर दिन उसे देखता और सोचता, ये लड़की डरती नहीं मुझसे। बाकी सब तो कांपते हैं मेरे सामने। एक दिन गुड्डी ने पूछा,
मालिक, आप इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? भीम सिंह चौंका। कोई आज तक उससे ऐसा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया था। उसने कहा, क्योंकि ये दुनिया डर से ही चलती है। गुड्डी बोली, नहीं मालिक, डर से तो जानवर चलते हैं, इंसान प्यार से चलता है। भीम सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे गुड्डी के शब्द उसके दिल में जगह बनाने लगे। वह अब हर दिन कुछ न कुछ बोलती और हर बात में एक सच्चाई छिपी होती। भीम सिंह पहली बार अपने अंदर झांकने लगा। एक रात बारिश हो रही थी। बिजली कड़की और भीम सिंह की पुरानी यादें जाग उठीं। बचपन में जब उसके पिता ने उसकी मां को मारा था, तब भी यही बारिश हो रही थी। उसे याद आया कि वह कब से दूसरों पर वही दर्द डालता आ रहा है जो उसने खुद सहा था। सुबह हुई तो उसने पहली बार खुद से कहा, क्या मैं गलत हूँ? गुड्डी चाय लेकर आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज आप कुछ बदले लग रहे हैं। भीम सिंह ने कहा, हो सकता है। शायद अब बदलने का वक्त आ गया है। अब वह गांव में पहले जैसा नहीं रहा। लोगों ने देखा कि भीम सिंह अब जोर से नहीं बोलता। वह बच्चों को टॉफियां देने लगा, गरीबों की मदद करने लगा। रघु भी हैरान था। मालिक, आप ठीक तो हैं न? भीम सिंह ने बस मुस्करा कर कहा, अब ठीक हो गया हूँ। एक दिन रामधन का सारा कर्ज माफ कर दिया गया। गांव में ऐलान हुआ कि अब कोई जमीन जबरदस्ती नहीं ली जाएगी। गुड्डी अब भी हवेली में काम करती थी, लेकिन अब वह सिर्फ नौकर नहीं, परिवार जैसी हो गई थी। भीम सिंह ने पहली बार महसूस किया कि इज्जत डर से नहीं, प्यार से मिलती है। अब रामपुर गांव में एक नई हवा बहने लगी थी। लोग धीरे धीरे हवेली के दरवाजे पर आने लगे, कुछ काम मांगने, कुछ सलाह लेने, तो कुछ बस हाल पूछने। गुड्डी अब भी हर सुबह सबसे पहले उठती, आंगन बुहारती और रसोई में चूल्हा जलाती। भीम सिंह उसे दूर से देखता और मन ही मन सोचता, एक लड़की ने मेरी पूरी सोच बदल दी। उसने पहली बार गुड्डी से कहा, तू अब सिर्फ नौकर नहीं रही, तू इस घर की इज्जत है। गुड्डी मुस्कराई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन बदलाव सबको रास नहीं आता। गांव के कुछ बुजुर्ग जमींदार की नरमी से नाराज थे। अब तो गुड्डी के इशारे पर नाचता है। एक ने कहा, औरतों को इतना सर पर चढ़ाओगे तो सर से उतर जाएंगी। दूसरे ने जोड़ा। भीम सिंह ने सुना, पर जवाब नहीं दिया। वो अब लड़ाई नहीं, समझदारी से जीतना चाहता था। उसने गांव में एक सभा बुलाई। सबको बुलाया, छोटे, बड़े, गरीब, अमीर, दलित, ठाकुर, सब। मंच पर चढ़कर बोला, अब ये गांव सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका है। जिसके पास जमीन नहीं, वो अब मजदूरी से नहीं, हक से जिएगा। लोग चौंक गए, और जो लड़की पढ़ना चाहेगी, उसका खर्च मैं उठाऊंगा। सन्नाटा था। फिर तालियां बजने लगी। गुड्डी ने पहली बार गांव की औरतों से बात की, हम सिर्फ रसोई और खेतों तक सीमित नहीं हैं। हमें भी बोलने का हक है, जीने का हक है। कुछ औरतें सकुचाईं, लेकिन धीरे धीरे सिर हिलाने लगी। भीम सिंह दूर खड़ा यह देख रहा था। जिस बदलाव की उसने कभी कल्पना नहीं की थी, वो अब सच्चाई बन रहा था। पर सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। रात के अंधेरे में किसी ने हवेली की दीवार पर लिखा, गुड्डी को भगाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। रघु घबरा गया, पर भीम सिंह ने दीवार साफ करवा दी। डर दिखाने वालों से मैं अब डरता नहीं, उसने कहा। गुड्डी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में अब डर की जगह दृढ़ता थी। भीम सिंह ने गुड्डी से कहा, तू पढ़ना चाहती है न? अब तू स्कूल जाएगी। गुड्डी बोली, इस उम्र में? गांव क्या कहेगा? गांव को कहने दो। भीम सिंह बोला, अब मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन गुड्डी गांव के स्कूल में दाखिल हुई।
छोटे बच्चों के बीच बैठी एक बड़ी लड़की, पर चेहरे पर आत्मविश्वास। गांव की कुछ लड़कियां भी आने लगी स्कूल। गुड्डी अब सिर्फ एक छात्रा नहीं थी, प्रेरणा बन गई थी। एक दिन एक छोटी लड़की ने पूछा, दीदी, आप जमींदार की हवेली में रहती हैं ना? गुड्डी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर अब वो हवेली सबकी है। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई। खेत डूब गए, घर गिर गए। भीम सिंह ने अपनी हवेली के दरवाजे खोल दिए। जिसके पास घर नहीं, वो अब यहीं रहेगा। गुड्डी ने खाना पकाया, बच्चों को संभाला, बूढ़ों को दवा दी। गांव ने देखा, हवेली अब मंदिर बन गई थी। बाढ़ के बाद जब सब कुछ साफ हुआ, तो गांव की जिंदगी भी बदली हुई दिखी। अब लोग मिलजुल कर रहते थे। भीम सिंह ने जमीन बांट दी। जिसके पास कुछ नहीं था, उसे कुछ मिला। एक जमींदार जो कभी डर की मिसाल था, अब उम्मीद की पहचान बन गया था। पर गुड्डी का सपना अधूरा था। उसने कहा, मालिक, अब मुझे शहर जाकर पढ़ना है। भीम सिंह चुप रहा। उसे लगा जैसे कोई अपना हिस्सा ले जा रहा है। लेकिन उसने कहा, जा, और जितना बड़ा सपना है, उतनी बड़ी उड़ान भर। गुड्डी शहर चली गई। वहां से चिट्ठियां आतीं, कभी खुशी की, कभी संघर्ष की। एक दिन चिट्ठी आई, मैं अब पास हो गई हूं। अब गांव में स्कूल खोलना है। भीम सिंह की आंखें भर आईं। उसने खुद अपने खेत की एक जमीन पर बोर्ड लगाया, गुड्डी बालिका विद्यालय। गुड्डी के नाम पर स्कूल खुला, गुड्डी बालिका विद्यालय। गांव के लोग हैरान थे। कल तक जो लड़की चूल्हा जलाती थी, आज उसके नाम से बोर्ड पर लिखा था, संस्थापक गुड्डी देवी। भीम सिंह ने खुद स्कूल की पहली ईंट रखी। उस दिन उसके चेहरे पर एक अलग सा गर्व था, जो बंदूक चलाने से नहीं, किसी को आगे बढ़ाने से मिलता है। स्कूल में पहले दिन 17 लड़कियां आईं। गुड्डी शहर से लौटकर आई थी और उसने खुद पढ़ाना शुरू किया। गुड्डी अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही थी, वो आंदोलन बन चुकी थी। हर लड़की, जो कभी रसोई तक सीमित थी, अब स्कूल की बेंच पर बैठती थी। भीम सिंह हर सुबह स्कूल आता, बच्चों को देखकर मुस्कुराता और चला जाता। रघु बोला, मालिक, अब तो आप भी स्कूल के बाबू जैसे लगते हो। भीम सिंह हंस पड़ा, हूँ भी तो। बाबू बनना पहले राजा बनने से कठिन है। गांव के बाहर के लोग भी रामपुर के बारे में सुनने लगे थे। एक बार जिला अधिकारी गांव आए। स्कूल देखा, गांव देखा और बोले, ये बदलाव सिर्फ नीति से नहीं, नियत से आता है। गुड्डी ने सिर झुकाकर कहा, नीतियां सरकार बनाती है, पर समाज बदलाव तभी मानता है जब कोई अपनों में से उसे जिए। अधिकारी ने पूछा, आपने कहाँ से सीखा इतना? उसने कहा, जहाँ डर से रिश्ता था, वहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। अब गुड्डी की माँ, जो पहले हमेशा डरी रहती थी, अब औरतों की एक समिति चलाने लगी थी। गांव की औरतें मिल बैठकर हर हफ्ते चर्चा करतीं, बच्चों की पढ़ाई, घरेलू हिंसा और स्वास्थ्य पर। भीम सिंह अब हर बैठक में बिना कुर्सी के बैठता था, जमीन पर। गुड्डी ने एक दिन पूछा, अब क्यों नहीं गुस्सा आता? भीम सिंह बोला, गुस्सा वहां आता है जहां हार का डर होता है। अब तो बस जीत दिखती है, पर बदलाव के रास्ते में धूप भी होती है। गांव के पुराने कुछ ठाकुर और ब्राह्मण अब भी अंदर से चिढ़े हुए थे। अब एक लड़की हमें सिखाएगी, वे कहते। एक रात स्कूल में आग लगाने की कोशिश हुई, लेकिन गांव की ही औरतें बाल्टी लेकर दौड़ी और आग बुझा दी। अगली सुबह स्कूल के बाहर लिखा गया, हम सब गुड्डी हैं। गुड्डी अब जिले की महिला अधिकार अधिकारी बन चुकी थी। वह हर महीने एक नया गांव जाती, बच्चियों के स्कूल, औरतों के हक और शिक्षा पर बात करने। भीम सिंह अब बूढ़ा हो चला था।
चाल धीमी हो गई थी, पर आंखों में चमक अब भी थी। एक दिन गुड्डी ने कहा, मालिक, अब आपको भी आराम करना चाहिए। भीम सिंह बोला, जब तक एक भी बच्ची अनपढ़ है, मेरा आराम हराम है। अब रामपुर गांव बदल चुका था। जहां कभी लड़कियों को घूंघट में रहना सिखाया जाता था, वहां अब कहा जाता था, घूंघट नहीं, किताब पकड़ो। गुड्डी का स्कूल अब इंटर कॉलेज बन चुका था। गांव में पहली बार एक लड़की को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला था। भीम सिंह ने पूरे गांव को मिठाई बांटी। अब मेरी पोती डॉक्टर बनेगी, वह बोला। रघु अब भी हवेली में काम करता था, लेकिन अब उसे मालिक नहीं, बाबूजी कहा जाता था। एक दिन रघु बोला, बाबूजी, जब आप जोर से गुस्सा करते थे, तब डर लगता था। अब आप चुप रहते हो, तब और ज्यादा इज्जत होती है। भीम सिंह मुस्कराया। डर से राज चलता है, पर इज्जत से इतिहास बनता है। एक दिन दिल्ली से एक टीम आई, गुड्डी की कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने। कैमरे के सामने गुड्डी ने कहा, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। मैंने सिर्फ वो किया जो होना चाहिए था। जब पूछा गया, आपकी प्रेरणा कौन है, तो गुड्डी ने भीम सिंह की ओर देखा और कहा, जो खुद को बदलता है, वही दूसरों को बदल सकता है। भीम सिंह की आंखों से आंसू बह निकले। हवेली अब जन सेवा केंद्र बन चुकी थी। भीम सिंह अब पंचायत भवन में बैठता, लेकिन अब फैसले अकेले नहीं लेता, गांव के साथ मिलकर लेता। एक दिन किसी ने पूछा, भीम सिंह, अब तुम्हारा क्या सपना है? उसने कहा, अब हर गांव में एक गुड्डी हो, यही सपना है। गुड्डी ने एक आखिरी चिट्ठी लिखी, बाबूजी, आपने मुझे जमीन नहीं, उड़ान दी। आपने डर नहीं, दिशा दी। अगर हर बच्ची को ऐसा कोई मिले, तो देश बदल सकता है। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते भीम सिंह की सांसें धीमी हो गईं। वह मुस्कराया, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गया। भीम सिंह की अर्थी उठी तो पूरा गांव साथ चला। गुड्डी ने उनकी चिता को अग्नि दी। लोगों ने पहली बार देखा, एक औरत ने एक मर्द को विदा दिया, जो उसकी सोच का जन्मदाता था। गुड्डी ने कहा, आप सिर्फ एक जमींदार नहीं थे, आप मेरे पहले शिक्षक थे। रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक क्रांति की शुरुआत बन चुका था। औरतों की इज्जत, शिक्षा की शक्ति और सोच का परिवर्तन, यही थी गुड्डी की कहानी। भीम सिंह की मृत्यु के बाद रामपुर में सन्नाटा था। हवेली की दीवारों पर फूल थे, दरवाजे खुले हुए थे और हर चेहरे पर नम आंखें थी। गुड्डी ने उनके कमरे में प्रवेश किया। दीवार पर उनकी वही पुरानी छड़ी टंगी थी, जिससे उन्होंने कभी गांव को डराया था और फिर उसी छड़ी से बच्चों को स्कूल लाने में सहारा दिया था। गुड्डी ने छड़ी को उतारा और कहा, अब यह सिर्फ डर की नहीं, बदलाव की पहचान है। भीम सिंह के जाने के बाद गांव के लोग बिखरने लगे थे। उनकी मौजूदगी में जो एकता थी, वह अब धीरे धीरे खोने लगी। कुछ पुराने लोग फिर से जात पात की बातें करने लगे। किसी ने कहा, अब जमींदार नहीं रहा, अब सब अपने अपने रास्ते चलेंगे। गुड्डी चुप रही, लेकिन अगले ही दिन उसने एक पंचायत बुलाई। पंचायत में गुड्डी ने कहा, भीम सिंह चले गए हैं, पर उनके विचार जिंदा हैं। अब समय है कि हम उनकी सोच को जमीन पर उतारें। उसने प्रस्ताव रखा, रामपुर को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाए। हर गली में स्ट्रीट लाइट हो, हर घर में शौचालय, हर बच्चा स्कूल जाए, हर औरत को काम मिले। कुछ लोगों ने टोका, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर असल में कौन करेगा ये सब? गुड्डी ने सिर ऊंचा करके कहा, मैं करूंगी और आप सब मेरे साथ होंगे। गुड्डी ने फिर से कमर कस ली। सुबह गांव का सर्वे करती, दोपहर में बच्चों को पढ़ाती,
शाम को महिलाओं की सभा लेती। उसने एक बात समझ ली थी, परिवर्तन भाषण से नहीं, भागीदारी से आता है। अब गांव की महिलाएं सिलाई केंद्र चलाने लगी थी। छात्राएं स्कूल के बाद बड़ों को पढ़ाना शुरू कर चुकी थी। रामपुर अब सीखने और सिखाने का केंद्र बन रहा था। गुड्डी को एक दिन जिले से बुलावा आया। उसे जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी बनने का प्रस्ताव मिला। पहले तो वह चौंकी, क्या मैं यह जिम्मेदारी निभा पाऊंगी? पर फिर उसने भीम सिंह की आवाज याद की। डर से नहीं, विश्वास से जीना है। उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह हर हफ्ते अलग अलग गांव जाती। कभी किसी बच्ची की शादी रुकवाती, कभी किसी महिला को कानूनी मदद दिलवाती। हर बार जब वह कुछ अच्छा करती, लोग पूछते, आपका नाम क्या है? वह मुस्कुराकर कहती, गुड्डी। एक गांव की आम लड़की। समय बीतता गया। गुड्डी ने पूरे जिले में महिलाओं के लिए 12 स्कूल खुलवाए। हर गांव में एक गुड्डी हेल्प सेंटर शुरू हुआ, जहां कोई भी महिला आकर अपनी समस्या कह सकती थी। एक दिन दिल्ली से फोन आया, आपको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में महिला नेतृत्व पर बोलने के लिए न्यूयॉर्क आमंत्रित किया गया है। जब गुड्डी हवाई जहाज में बैठी, तो उसके साथ पूरा गांव जैसे उड़ रहा था। एक वो दिन था जब वो खेत में काम करती थी, और आज वो मंच पर भाषण देने जा रही थी, दुनिया के सामने। उसने अपने भाषण में कहा, मुझे किसी अंग्रेजी विश्वविद्यालय ने नहीं सिखाया। मैंने जिंदगी से सीखा है, और सबसे ज्यादा एक ऐसे आदमी से जो कभी सबका डर था, फिर सबकी उम्मीद बन गया। सम्मेलन के बाद उसे ग्लोबल वीमेन चेंजमेकर अवार्ड मिला। भारत लौटते ही हवाई अड्डे पर मीडिया वाले, मंत्री, पत्रकार सब खड़े थे। लेकिन सबसे आगे खड़ी थी रामपुर की वो औरतें, जिनके लिए गुड्डी सिर्फ नेता नहीं, अपनी बेटी थी। अब सरकार ने गुड्डी से आग्रह किया, आप चुनाव लड़िए, आप सांसद बनिए। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मुझे सत्ता नहीं चाहिए, सेवा चाहिए। लेकिन गांव वालों ने कहा, अब आप हमारी आवाज हो, आपको हमारी बात संसद में रखनी चाहिए। और गुड्डी ने हामी भर दी। गुड्डी चुनाव लड़ी और भारी मतों से जीती। रामपुर की मिट्टी अब संसद में बोल रही थी। वो हर मुद्दे पर बोली, शिक्षा, महिला सुरक्षा, किसान, जल संकट। उसका भाषण कभी भावनात्मक होता, कभी तीखा, लेकिन हर बार सच्चा। एक दिन संसद में किसी सांसद ने टोका, आप तो बस एक गांव की अनपढ़ लड़की थी, आपको संसद के नियम क्या पता? गुड्डी खड़ी हुई, सिर ऊंचा किया और बोली, हाँ, मैं गांव से आई हूं। अनपढ़ भी थी, लेकिन जीवन ने मुझे जो सिखाया, वो किताबों में नहीं मिलता। और मेरी सच्चाई आपकी पॉलिटिक्स से बड़ी है। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। अब गुड्डी पूरे देश में एक मिसाल बन चुकी थी। उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी, किताबें लिखी गईं, स्कूलों में उसका पाठ पढ़ाया गया। लेकिन वह कभी नहीं भूली, किसने उसकी पहली उड़ान की डोरी थामी थी। हर साल भीम सिंह की पुण्यतिथि पर वह रामपुर लौटती, उनकी छड़ी पर फूल चढ़ाती और बच्चों को कहानी सुनाती। एक आदमी था जो बहुत कठोर था, लेकिन जब उसका दिल बदला तो पूरा समाज बदल गया। गुड्डी ने रामपुर में एक विश्वविद्यालय की नींव रखी, भीम सिंह सामाजिक परिवर्तन विश्वविद्यालय। वहां छात्रों को न केवल पढ़ाई, बल्कि सामाजिक न्याय, संवेदनशीलता और नेतृत्व सिखाया जाता। हर छात्र वहां पहले दिन यही वाक्य सुनता, डर से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, और बदलाव से बड़ा हथियार कोई नहीं। आज भी रामपुर के गांव की गलियों में जब कोई लड़की साइकिल पर किताबें लेकर स्कूल जाती है, तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, देखो,
एक और गुड्डी जा रही है और हवेली के आंगन में लगी मूर्ति के नीचे लिखा होता है, जो खुद को बदले वही दूसरों को बदल सकता है। जो एक लड़की को आगे बढ़ाए वो पूरे समाज को उठा सकता है। भीम सिंह और गुड्डी की विरासत। गुड्डी अब सांसद थी, पर उसकी आत्मा अब भी एक शिक्षिका की थी। जब संसद सत्र नहीं चलता, वह स्कूलों में जाती, बच्चों के साथ बैठती, मिट्टी में खेलती और पढ़ाई में उनके सवाल हल करती। एक दिन उसने एक छोटे गांव में देखा, बच्चे अब भी बिना जूते, बिना कॉपी स्कूल आ रहे हैं। उसने उसी दिन संसद में प्रस्ताव रखा, हर गरीब छात्र को मुफ्त जूते, किताबें और दोपहर का खाना अनिवार्य किया जाए। मीडिया में सवाल उठे, क्या यह संभव है? गुड्डी ने कहा, जिस देश में चुनाव में अरबों खर्च होते हैं, वहां बच्चों के पेट और पैरों पर खर्च असंभव नहीं, अनिवार्य है। सरकार को मानना पड़ा। नई योजना बनी, गुड्डी छात्र सहायता योजना। देश भर में लाखों बच्चों को इससे लाभ मिला। अब गुड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने उसे ग्लोबल एजुकेशन चैंपियन घोषित किया। न्यूयॉर्क में उसके भाषण के दौरान जब उसने कहा, एक शिक्षित बेटी 100 आतंकवादी रोक सकती है, तो तालियों की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भारत लौटते ही वह सीधे अपने पुराने स्कूल गई। उसने क्लास में जाकर वही पुरानी बेंच पर बैठते हुए कहा, मैंने यहीं से सीखा था कि बदलाव चुपचाप नहीं आता, आवाज बनकर आता है। उस दिन पूरे स्कूल के बच्चों ने अपने माता पिता को कहा, अब हम सिर्फ सपना नहीं देखेंगे, उसे जिएंगे भी। गुड्डी ने एक और सपना देखा, भारत के हर गांव में एक ज्ञान केंद्र हो, जहां गरीब, महिला, बूढ़ा कोई भी जाकर कंप्यूटर सीख सके, किताबें पढ़ सके। उसने सांसद निधि से शुरुआत की। पहला ज्ञान केंद्र रामपुर में खुला। वहां एक बोर्ड पर लिखा गया, ये दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी, ये सपनों की नींव पर खड़ी हैं। एक दिन गुड्डी को खबर मिली, एक गांव में दलित बच्चों को स्कूल में पीछे बैठाया जा रहा है। वह बिना सुरक्षा अकेले वहां पहुंची और टीचर से पूछा, क्या पढ़ाई जात पूछकर दी जाती है? वहां के लोग शर्मिंदा हुए। गुड्डी ने वहां 3 दिन रहकर स्कूल का पूरा सिस्टम बदला। अब वह जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठ चुकी थी। उसकी राजनीति विचारों की थी, वादों की नहीं। एक बार टीवी पर बहस में उसने कहा, नेता बनने के लिए कुर्सी नहीं, जमीन चाहिए। और जनता का विश्वास वोट से बड़ा होता है। उसका ये बयान युवाओं में वायरल हो गया। गुड्डी ने बेटी उड़ान योजना शुरू की। हर जिले से 100 होनहार लड़कियों को स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजा गया। पहली बार गांव की लड़की हवाई जहाज में बैठी और गुड्डी ने उसे खुद हवाई अड्डे तक छोड़ा। लड़की ने कहा, आप जैसी बनना है दीदी। गुड्डी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, तुम मुझसे भी बेहतर बनोगी। अब गुड्डी की किताबें स्कूलों में पाठ्यक्रम बन चुकी थी। कक्षा 6 से 8 तक गुड्डी की कहानी पढ़ाई जाती थी। बच्चे पूछते, क्या वह सच में हमारे जैसे गांव से आई थी? शिक्षक जवाब देते, हाँ, और उसी ने ये बदला भी। गुड्डी की माँ अब भी सादा जीवन जीती थी। एक दिन उन्होंने गुड्डी से पूछा, बेटा, तू अब बड़ी बन गई है, तुझे अकेलापन नहीं लगता? गुड्डी चुप हो गई। उसने कहा, मैं पूरे देश की बेटी बन गई हूं, पर माँ की गोद अब भी सबसे सुकून वाली जगह है। एक दिन एक विदेशी पत्रकार ने पूछा, गुड्डी, आपने इतनी ऊंचाई कैसे पाई? उसने जवाब दिया, मैं गिरी बहुत बार, लेकिन हर बार मेरी मिट्टी ने मुझे उठाया और यही बात दुनिया भर में लिखी गई।
दी गर्ल हु रोज विथ हर सॉइल। अब गुड्डी को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया। समाचार चैनलों पर दिनरात बहस चली, क्या एक गांव की लड़की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान जीत सकती है? रामपुर की गलियों में बच्चे रंगोली बना रहे थे, गुड्डी दीदी को नोबेल मिले। नोबेल समारोह में जब गुड्डी मंच पर पहुंची तो सब खड़े होकर ताली बजाने लगे। उसने माइक पर बस एक लाइन बोली, ये सम्मान मेरा नहीं, हर उस लड़की का है जिसे कभी चुप रहना सिखाया गया था। दुनिया झुक गई गांव की गुड्डी के आगे। नोबेल के बाद गुड्डी ने राजनीति से संन्यास लिया। उसने कहा, अब समय है कि मैं फिर से एक स्कूल खोलूं। लेकिन इस बार पूरे देश को पढ़ाने के लिए उसने भारत के 500 जिलों में गुड्डी एजुकेशन मिशन शुरू किया। गुड्डी अब एक संस्था की निदेशक थी। उसका मिशन था भारत को शिक्षित बनाना और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अब उसके साथ लाखों वॉलंटियर्स काम करते थे। गांव की गलियों में अब स्कूल खुल रहे थे जहां लिखा होता, ये स्कूल एक बेटी के सपने से बना है। गुड्डी अब बूढ़ी हो चली थी, लेकिन जब भी कोई बच्ची उससे मिलने आती वह वही बात कहती, लिखना सीखो, बोलना सीखो और झुकना मत। रामपुर अब एक आदर्श शहर बन चुका था। भीम सिंह की हवेली अब गुड्डी संग्रहालय थी। मूर्ति के नीचे अब लिखा था, जहां शिक्षा हो वहां जमींदारी नहीं चलती, वहां बराबरी होती है। गुड्डी अब उम्रदराज हो चली थी, पर उसका जज्बा अब भी जवां था। रामपुर अब आदर्श नगर पंचायत बन चुका था। जहां एक समय खेतों की मिट्टी में बच्चे किताबें ढूंढते थे, वहां अब डिजिटल लाइब्रेरी थी। और वहीं एक छोटी बच्ची नंदिनी कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी। वो गुड्डी की पोती थी। नंदिनी गुड्डी जैसी ही जिद्दी थी। एक दिन उसने पूछा, दादी, आप इतनी दूर कैसे पहुंची? गुड्डी मुस्कराई। हर बार जब मुझे रोका गया, मैं और तेज दौड़ी। नंदिनी बोली, तो अब मेरी बारी है? गुड्डी ने उसका माथा चुमा। हाँ बेटा, अब ये मशाल तेरे हाथ है। नंदिनी स्कूल टॉपर बनी थी। मीडिया ने पूछा, गुड्डी की पोती बनना कैसा लगता है? उसने जवाब दिया, मैं सिर्फ उनकी पोती नहीं, उनकी सोच की उत्तराधिकारी हूँ। रामपुर के हर बच्चे ने वही सपना देखना शुरू कर दिया, कुछ ऐसा करना है कि नाम नहीं सोचिए। अब रामपुर में हर साल गुड्डी दिवस मनाया जाता था। उस दिन स्कूलों में स्पीच, नाटक, किताब मेला, विज्ञान प्रदर्शनी होती। नंदिनी ने वहां भाषण में कहा, मेरी दादी ने किताब से लड़ाई लड़ी, अब हम तकनीक से बदलाव लाएंगे। नंदिनी ने गुड्डी टेक लैब की शुरुआत की, जहां लड़कियां कोडिंग, रोबोटिक्स, ऐप डेवलपमेंट सीखती। अब रामपुर की लड़कियां दुनिया से जुड़ गई थी। गांव से निकलकर ग्लोबल मंच पर। एक दिन जापान से एक विश्वविद्यालय ने गुड्डी को आमंत्रित किया, विमेन इन इनोवेशन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में। गुड्डी ने कहा, एक लड़की जो कभी स्कूल तक भी डर डर कर जाती थी, आज इन मंचों पर बोल रही है। यह बदलाव सिर्फ मेरा नहीं, मेरी धरती का है। रामपुर अब सीखने की प्रयोगशाला बन चुका था। देश विदेश से स्टूडेंट्स रिसर्च के लिए आते। गुड्डी ने नई योजना चलाई, ज्ञान यात्रा, जिसमें देश के युवा रामपुर आकर गांव के मॉडल को सीखते। अब रामपुर की एक और पहचान थी, गुड्डी पीठ, एक थिंक टैंक जहां नीति निर्माण, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण पर काम होता। गुड्डी अब कम बोलती थी, लेकिन जब बोलती वो शब्द नीति बन जाते। एक पत्रकार ने पूछा, क्या आपको कोई पछतावा है? गुड्डी बोली, हाँ,
काश मैंने बदलाव की लड़ाई और पहले शुरू की होती, लेकिन फिर मुस्कराकर कहा, पर देर से शुरू हुई लड़ाई भी अगर जीती जाए तो इतिहास बनती है। अब गुड्डी का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, लेकिन हर सुबह वह एक बेंच पर बैठकर बच्चों को देखती थी जो बैग लटकाकर स्कूल जा रहे होते थे। कभी कभी कोई बच्चा उनके पास आकर कहता, दादी, आज मेरी परीक्षा है, आशीर्वाद दो। वो सिर पर हाथ रखती और दिल से दुआ देती। नंदिनी अब देश की सबसे युवा शिक्षा नीति सलाहकार बन चुकी थी। उसने कहा, मेरी सोच किताबों से नहीं, मेरी दादी की कहानी से बनी है। गुड्डी उसे देखकर शांत रहती थी, लेकिन उनकी आंखों में गर्व साफ झलकता। फिर एक दिन, जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, गुड्डी ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके बगल में नंदिनी थी। गुड्डी ने उसका हाथ पकड़कर बस इतना कहा, अब तू मेरी आवाज बनना, और शांत हो गई। रामपुर में हर ओर शोक था, पर गर्व भी। गुड्डी की अंतिम यात्रा में लाखों लोग उमड़े। उसी दिन सरकार ने घोषणा की, भारत रत्न गुड्डी देवी, और रामपुर को राष्ट्रीय शिक्षा प्रेरणा स्थल घोषित किया गया। नंदिनी ने अब नई क्रांति की शुरुआत की, डिजिटल रूरल इंडिया योजना। उसका सपना था, हर गांव में एक डिजिटल ज्ञान केंद्र हो, हर महिला टेक्नोलॉजी में दक्ष हो। और वह रोज उसी जज्बे से काम करती जैसे उसकी दादी करती थी। रामपुर की एक दीवार पर लिखा गया, जिसने गांव की बेटी को उड़ान दी, उसने देश को भविष्य दिया। गुड्डी अब भले ही शरीर में नहीं थी, पर हर लड़की के सपने में, हर माँ की उम्मीद में और हर गांव की सोच में जिंदा थी। गुड्डी के निधन के बाद रामपुर में एक बड़ा बदलाव आया। अब वहां सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक मिशन था। नंदिनी ने अपनी दादी के सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। उसने पहले गांव में डिजिटल शिक्षा का अभियान शुरू किया। हर बच्चे को स्मार्ट क्लास का अधिकार है। गांव के सभी स्कूलों में अब स्मार्ट बोर्ड और लैपटॉप्स थे। अब बच्चे केवल किताबों से नहीं, बल्कि इंटरनेट से भी सीखते थे। नंदिनी ने देखा कि गांव के हर बच्चे को डिजिटल कनेक्टिविटी की जरूरत थी। उसने सरकारी और निजी संस्थाओं से मदद ली और गांव में वायरलेस इंटरनेट मुहैया कराया। अब रामपुर में कोई भी बच्चा इंटरनेट पर बैठकर दुनिया के किसी भी कोने से ज्ञान प्राप्त कर सकता था। गुड्डी के बाद नंदिनी की दिशा साफ थी। शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चा समान अवसर पाए। एक दिन नंदिनी ने गांव के बच्चों को बुलाकर उनसे पूछा, तुम लोग क्या बनना चाहते हो? एक बच्चा बोला, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। दूसरा बोला, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, यह बहुत अच्छा है, पर क्या तुम जानते हो कि तुम सिर्फ नौकरी नहीं करोगे, तुम खुद भी रोजगार पैदा करोगे। उसने बच्चों को सिखाया कि आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण है और यह ज्ञान उन्हें स्कूलों से ही मिलेगा। नंदिनी ने अब शिक्षा के साथ साथ स्वावलंबन और रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित किया। रामपुर में महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ। यह समूह अब सिर्फ घरेलू उत्पाद नहीं बना रहे थे, बल्कि स्वस्थ जीवन, कृषि सुधार और कंप्यूटर शिक्षा के काम भी करने लगे थे। नंदिनी ने उन्हें डिजिटल तकनीक से जोड़ा और उन्हें समझाया, आप केवल उत्पादक नहीं, आप प्रौद्योगिकी के साथ विश्व को चुनौती देने वाले निर्माता बनेंगे। रामपुर में अब गांव-गांव शिक्षा अभियान चलता। नंदिनी ने गांव के युवा संवाद की शुरुआत की, जिसमें हर महीने गांव के युवा बच्चों और युवतियों से बात करते थे और उन्हें प्रेरित करते थे। गुड्डी के समय की तरह अब गांव की जिंदगी में एक बदलाव दिखने लगा था। नंदिनी ने कहा, हम पहले बच्चों को सही शिक्षा देंगे, फिर वे इस देश की अर्थव्यवस्था को बदलेंगे। रामपुर के युवा अब न केवल शहरों में,
बल्कि विदेशों में भी नाम कमा रहे थे। गुड्डी की भावना अब नंदिनी के जरिए पूरी दुनिया में फैल रही थी। एक दिन नंदिनी ने बच्चों से पूछा, कितने लोग यहाँ चाहते हैं कि वे सस्टेनेबल फार्मिंग या ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम करें? उनमें से एक बच्चा बोला, हम चाहते हैं कि हमारी खेती भी तकनीकी हो ताकि ज्यादा उत्पादन हो और कम खर्च। नंदिनी ने उसे पूरा समर्थन दिया और तुरंत स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया। नंदिनी का सपना अब पूरा हो चुका था। रामपुर का हर घर अब स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। हर बच्चे को फ्री शिक्षा मिल रही थी और हर महिला को आत्मनिर्भर बनने के अवसर मिल रहे थे। रामपुर अब एक मॉडल गांव बन चुका था, जहां हर किसी के पास अपना सपना पूरा करने के मौके थे। नंदिनी ने हर बच्चे को अवसर मिले योजना शुरू की, जिसमें शहर के बड़े विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर गांव में बच्चों को शिक्षा देने आते थे। रामपुर की सफलता अब एक कहानी बन चुकी थी, जो पूरे देश में फैलने लगी। नंदिनी अब अपनी दादी के पारंपरिक शिक्षा विधियों और आधुनिक तकनीकी सुधार के बीच एक संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही थी। गुड्डी की जीवन की परिभाषा अब नंदिनी के विचारों में समाहित हो चुकी थी। वह कभी कहती, हम अब सिर्फ किताबों से नहीं, दुनिया से सीखेंगे। गुड्डी की आध्यात्मिकता और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए नंदिनी ने एक योजना शुरू की, शक्ति केंद्र, जिसमें महिलाएं न सिर्फ शिक्षित होतीं, बल्कि स्वास्थ्य, समाज सेवा और वित्तीय योजनाओं के बारे में भी सीखती थी। रामपुर में अब महिलाएं अर्थशास्त्र और व्यवसाय के बारे में भी बात करती थीं। ये शक्ति केंद्र समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके थे। अब नंदिनी की जिंदगी का उद्देश्य ग्राम्य स्तर पर सशक्तिकरण था। वह जानती थी कि जब तक गांव का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, तब तक कोई बदलाव स्थायी नहीं हो सकता। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम था ग्राम विकास मिशन, जिसके अंतर्गत गांव के हर नागरिक को शासन और समाज से जुड़े मुद्दों पर शिक्षा दी जाती थी। नंदिनी के बारे में कहा जाने लगा, वह अब केवल रामपुर की नहीं, पूरे देश की बेटी बन गई है। नंदिनी ने धीरे धीरे अब राजनीति में भी कदम रखा। वह मानती थी कि अगर उसे वास्तविक बदलाव लाना है, तो उसे नीति निर्धारण में भी भाग लेना होगा। उसने अपनी पहली बड़ी चुनावी रैली में कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये ही असली विकास के स्तंभ हैं। उसकी बातों ने जनता का दिल छुआ और वह बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रही थी। एक दिन जब नंदिनी संसद में खड़ी थी, तो उसने अपने भाषण में कहा, शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जो हर बच्चे को हथियारबंद करता है। हमें उनके सपनों को आकार देना होगा। यह बयान मीडिया में काफी चर्चित हुआ। उसे शिक्षा की योद्धा के नाम से जाना जाने लगा। नंदिनी के विचार अब देश भर में फैल रहे थे। नंदिनी की ओर से दिए गए हर भाषण में उसकी दादी गुड्डी का प्रभाव साफ झलकता था। हर कदम पर वह गुड्डी से प्रेरणा ले रही थी और अब वह अपनी दादी की तरह एक नेतृत्व की मिसाल बन चुकी थी। सभी गांवों में अब यही सवाल पूछा जाता था, क्या आप भी अपनी दादी की तरह दुनिया बदल सकते हैं? गुड्डी के जाने के बाद नंदिनी ने रामपुर के शैक्षिक मॉडल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का बीड़ा उठाया। उसने संयुक्त राष्ट्र से प्रस्ताव दिया कि भारत में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट शिक्षा मॉडल को दुनिया भर में लागू किया जाए, और यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया। अब हर साल गुड्डी नंदिनी शैक्षिक सम्मेलन आयोजित होने लगा। नंदिनी की विचारधारा में अब सिर्फ गांव और शहर की सीमा नहीं थी, बल्कि अब वह समाज और राष्ट्र की एकजुटता की बात करने लगी थी। वह जानती थी कि अगर गांव में शिक्षा का स्तर ठीक होता, तो देश का अर्थतंत्र भी मजबूत होता। गुड्डी और नंदिनी के मार्गदर्शन में अब भारत का शिक्षा मॉडल दुनिया भर में फैलने लगा था।
नंदिनी ने अंततः गुड्डी फाउंडेशन की स्थापना की ताकि वह हर गांव के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के संसाधन उपलब्ध करा सके। उसके इस कदम ने पूरी दुनिया को यह समझा दिया कि यदि हर बच्चा जागरूक हो तो वह समाज को सुधार सकता है। नंदिनी अब न केवल रामपुर की बल्कि भारत और दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिला नेता बन चुकी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, समाज सेवा और समावेशी विकास के लिए समर्पित कर दी थी। नंदिनी ने एक दिन कहा, हम सब एक साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएंगे जिसमें कोई भी बच्चा अपने सपने से महरूम न रहे। नंदिनी की इस यात्रा ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का सपना पूरे समाज को बदल सकता है। उसने गुड्डी की शिक्षा क्रांति को आगे बढ़ाया और अब वह नई पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। रामपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक क्रांति की मिसाल बन चुका था। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि शिक्षा, संघर्ष और संवेदनशील नेतृत्व का एक साथ आना कितनी बड़ी ताकत बना सकता है। गुड्डी और नंदिनी की यह यात्रा हमें यह एहसास दिलाती है कि जब तक हम अपने बच्चों को सही दिशा में शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक समाज में असल बदलाव नहीं हो सकता। नंदिनी का सपना अब केवल एक गांव का नहीं, बल्कि एक पूरे राष्ट्र का था। उसने महसूस किया कि अगर बदलाव लाना है तो सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि शहरों में भी काम करना होगा। इसके लिए उसने शहरी और ग्रामीण शिक्षा का समागम कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम शहरों और गांवों के बीच एक ज्ञान पुल बनाने की कोशिश थी। नंदिनी ने दोनों के बीच के अंतर को पाटने के लिए एक मजबूत और सशक्त योजना बनाई। अब रामपुर में स्मार्ट स्कूल और ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म का आयोजन हो रहा था, जहां गांव के बच्चे शहर के बच्चों के साथ मिलकर पढ़ाई करते थे। नंदिनी ने कहा, शहर और गांव की सीमाएं केवल भौतिक नहीं, मानसिक भी होती हैं। जब हम इन सीमाओं को हटा देंगे, तभी हम असल में समानता ला पाएंगे। इसके अलावा उसने यह भी कहा, हर बच्चे को समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह शहर में हो या गांव में। अब नंदिनी के द्वारा स्थापित किया गया गुड्डी फाउंडेशन ग्रामीण विकास और शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्था बन चुका था। रामपुर में हर घर में एक डिजिटल डिवाइस था और बच्चे अब ऑनलाइन कोर्सेस में भाग लेते थे। गुड्डी और नंदिनी के दृष्टिकोण से यह बदलाव था। नंदिनी के मन में अब एक और सपना था, भारत को डिजिटल रूप में सशक्त बनाना। उसने निर्णय लिया कि हर गांव में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। नंदिनी ने यह सुनिश्चित किया कि इन लाइब्रेरियों में न सिर्फ किताबें हों, बल्कि बच्चों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन और स्मार्ट सॉल्यूशंस भी उपलब्ध हों। वह चाहती थी कि हर बच्चे के पास विश्व स्तर की शिक्षा का अवसर हो, और इसके लिए उसने कई विश्वविद्यालयों से सहयोग लिया। गुड्डी के समय में यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अब यह वास्तविकता बन चुका था। एक दिन नंदिनी ने गांव के लोगों से कहा, अगर हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने ही हाथों से करेंगे, तो हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। हमें अपनी राह खुद बनानी होगी। इसके बाद उन्होंने कृषि सुधार की दिशा में भी काम करना शुरू किया। रामपुर में अब स्मार्ट फार्मिंग हो रही थी, जहां किसानों को डिजिटल उपकरण और नई तकनीकों का उपयोग सिखाया जा रहा था। नंदिनी ने कहा, हम अपने किसानों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान देंगे ताकि वह अधिक उत्पादन कर सकें और देश को आत्मनिर्भर बना सकें। रामपुर के कृषि केंद्र में अब रोबोटिक्स और स्मार्ट सिंचाई सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। नंदिनी ने खुदरा कृषि उत्पादकों से बातचीत की और उन्हें बताया कि स्मार्ट एग्रीकल्चर से कैसे वे अपनी उत्पादकता को दोगुना कर सकते हैं। इसके लिए उसने फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शुरू किए थे, जिनमें विशेषज्ञ किसानों को आधुनिक तरीके सिखाते थे। अब रामपुर का कृषि क्षेत्र एक मॉडल बन चुका था, जहां तकनीकी ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग हो रहा था।
नंदिनी ने यह सुनिश्चित किया कि हर महिला को रोजगार के अवसर मिले और इसके लिए उसने महिला सशक्तिकरण प्रोग्राम शुरू किया। रामपुर की महिलाएं अब विकसित व्यापारों में हिस्सेदारी कर रही थी। नंदिनी ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से बैंकिंग, वित्तीय योजनाओं और उद्यमिता की शिक्षा दी। वह हमेशा कहती थी, अगर महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज में हर बदलाव संभव है। रामपुर की महिलाएं अब हथकरघा, हस्तशिल्प और आधुनिक व्यवसायों में सफल हो रही थी। नंदिनी ने रामपुर को स्वयंनिर्भर गांव बनाने की दिशा में कई कदम उठाए थे। उसने महिला उद्यमियों के लिए मार्केटिंग, ब्रांडिंग और कृषि उत्पादों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया। गुड्डी की मेहनत और नंदिनी के दृष्टिकोण ने यह सुनिश्चित किया कि अब कोई भी महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। रामपुर में अब विकास के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हो रहा था। नंदिनी ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें लोक कला, संगीत, नृत्य और साहित्य का प्रचार किया गया। वह हमेशा कहती थी, संस्कृति हमारे समाज की धरोहर है। इसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। गुड्डी और नंदिनी के काम ने यह साबित कर दिया कि संस्कृति और शिक्षा को साथ साथ विकसित किया जा सकता है। नंदिनी अब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामांकित हो चुकी थी। देश भर में उसकी शिक्षा और सशक्तिकरण की योजनाओं की सराहना हो रही थी। नंदिनी ने शिक्षा क्षेत्र में अपनी अविश्वसनीय कामयाबी के लिए कई पुरस्कारों को प्राप्त किया था। एक दिन वह मंच पर खड़ी होकर बोली, यह मेरी मेहनत नहीं, मेरे गांव और मेरे देशवासियों की मेहनत का परिणाम है। हम सभी मिलकर परिवर्तन लाएंगे। रामपुर की एक और पहचान बन चुकी थी और अब वहां के लोग आत्मनिर्भरता, समानता और शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित हो रहे थे। नंदिनी ने अपने पूरे जीवन का उद्देश्य पूरा किया, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। अब वह किसी गांव या एक महिला की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आवाज बन चुकी थी। नंदिनी के कार्यों ने यह साबित कर दिया कि अगर किसी में समर्पण, मेहनत और धैर्य हो, तो कोई भी बाधा उसे सफलता पाने से नहीं रोक सकती। उसने हमेशा अपने कार्यों से यह सिद्ध किया कि बदलाव आ सकता है, बस हमें अपनी सोच और दिशा को सही बनाना होता है। उसकी यह यात्रा अब प्रेरणा बन चुकी थी और उसकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती थी जो समाज में बदलाव लाना चाहता था। रामपुर में हर व्यक्ति सपने देखता था। अब नंदिनी के दिखाए रास्ते पर चलकर हर बच्चे और हर युवा अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की सोचता था। सभी जानते थे कि इस बदलाव का असली कारण था गुड्डी का सपना और नंदिनी की दृढ़ निश्चय। गुड्डी और नंदिनी का संघर्ष अब एक अविस्मरणीय धरोहर बन चुका था, जो आने वाली पीढ़ियों को सदियों तक प्रेरित करता रहेगा। नंदिनी ने यह सुनिश्चित किया कि सभी समाज के वर्गों को समान अवसर मिले। अब रामपुर में समाजवादी शिक्षा, समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता की बातें हर घर में होती थी। नंदिनी के बारे में कहा जाता था, वह सिर्फ एक नेता नहीं, एक मिशन थी। नंदिनी की प्रेरणादायक यात्रा अभी भी रामपुर के दिलों में जीवित है। हर बच्चे, महिला और युवा की आंखों में एक सपना है। हम भी नंदिनी की तरह समाज को बदल सकते हैं और यह सपना कभी खत्म नहीं होगा। गुड्डी और नंदिनी की यह यात्रा अब एक कभी न खत्म होने वाली प्रेरणा बन चुकी है। नंदिनी अब भारत से बाहर निकलकर विश्व मंच पर कदम रख चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र में उसका पहला भाषण था। विषय था समान शिक्षा, समान अवसर। उसने वहां कहा, शिक्षा सिर्फ किताबें नहीं, सोच है, और सोच में समानता होनी चाहिए। उसके शब्दों ने लोगों का दिल छू लिया। संयुक्त राष्ट्र के बाद नंदिनी को यूनिसेफ, यूनेस्को और विश्व बैंक ने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए आमंत्रित किया। अब रामपुर की बेटी ग्लोबल आइकन बन चुकी थी।
वह जहां भी जाती वहां गुड्डी का नाम जरूर लेती। उसने कहा, मैं किसी विश्वविद्यालय की उपज नहीं हूँ, मैं एक औरत की जिद की उपज हूँ। नंदिनी ने अब एक अंतर्राष्ट्रीय योजना बनाई। एक गांव, एक ज्ञान केंद्र। इस योजना के तहत भारत, अफ्रीका और एशिया के पिछड़े गांवों में ज्ञान केंद्र खोले जाने लगे। ये केंद्र सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि हुनर, स्वास्थ्य और नेतृत्व का प्रशिक्षण देते थे। नंदिनी ने इसे गुड्डी मॉडल नाम दिया। अब नंदिनी की मुलाकात विश्व के नेताओं से होने लगी। कई देशों ने उनसे निवेदन किया कि वो उनके यहाँ भी गुड्डी मॉडल लागू करें। नंदिनी ने कहा, यह मॉडल किसी देश की बपौती नहीं है। यह हर उस जगह के लिए है जहां एक लड़की के सपने रोके जाते हैं। भारत लौटने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। लाखों महिलाएं उनके स्वागत में उमड़ पड़ी। हर पोस्टर पर लिखा था, एक लड़की जो जीती, हजारों को जीने की वजह दे गई। नंदिनी ने भाषण में कहा, अगर एक गांव बदल सकता है तो एक देश भी बदल सकता है। अब भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। उनकी पहली सिफारिश थी, प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो और साथ में डिजिटल ट्रेनिंग भी। उन्होंने कहा, भाषा की दीवारें बच्चों की उड़ान रोकती हैं। हमें उन्हें पंख देने हैं, पिंजरा नहीं। नंदिनी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू हुई। अब हर गांव में डिजिटल स्कूल, हुनर केंद्र और लाइब्रेरी बन चुकी थी। शिक्षा अब पढ़ो, याद करो से आगे बढ़कर सोचो, बनाओ, बदलो पर आधारित हो गई थी। नंदिनी अब देश के हर हिस्से का दौरा करने लगी। चाहे पहाड़ी गांव हो या रेगिस्तानी बस्ती, हर जगह वो जाती और बच्चों से मिलती। वह हर जगह एक बात दोहराती, तुम्हारा जन्म जहां हुआ, उसका सपना तुम तय करते हो, कोई और नहीं। एक दिन नंदिनी एक अंधेरी झुग्गी में गई। वहां एक लड़की बैठी किताब पढ़ रही थी। नंदिनी ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? लड़की बोली, आप जैसी, जो किसी को डरने न दे। नंदिनी मुस्कराई, यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब भारत में गुड्डी नंदिनी एजुकेशन फेलोशिप शुरू हुई, जिसमें हर साल हजारों युवा गांवों में जाकर शिक्षा देते थे। ये सिर्फ पढ़ाने का काम नहीं था, बल्कि सोच बदलने का आंदोलन बन चुका था। रामपुर अब एक अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र बन गया था। यहाँ लोग अध्ययन करने आते कि कैसे एक महिला और उसकी पोती ने अंधेरे गांव को रोशनी का शहर बना दिया। गुड्डी की तस्वीर हर जगह थी। उसके नीचे लिखा था, वो चली गई लेकिन सोच छोड़ गई। अब नंदिनी ने घोषणा की, मेरा अगला लक्ष्य शिक्षा को संविधान का मौलिक अधिकार बनाना है। लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट में जवाब दिया। नंदिनी जानती थी, उसकी दादी की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि हर लड़की की आंख में अब शुरू होती है। नंदिनी की जिंदगी अब दौड़ नहीं, एक मिशन बन चुकी थी। वो अब न केवल शिक्षा, बल्कि सामाजिक चेतना, स्वास्थ्य और न्याय के मुद्दों पर भी काम कर रही थी। उसने कहा, ज्ञान के साथ अगर न्याय न हो तो समाज अधूरा है। अब उसका उद्देश्य था गांव-गांव न्याय पंचायतें बनाना। नंदिनी ने ग्रामीण क्षेत्रों में जन संवाद मंच शुरू किए। हर महीने गांव में एक खुली बैठक होती, जहां महिलाएं, बुजुर्ग, युवा सब अपनी बातें बिना डर के रखते। उसने कहा, अगर किसी की आवाज नहीं सुनी जाती तो लोकतंत्र अधूरा है। उसके जन संवाद मंच से कई गांवों में बदलाव आया। कई महिलाएं अपनी समस्याएं खुलकर बताने लगी और समाधान भी वहीं गांव के लोग मिलकर निकालते। एक महिला बोली, पहले डर लगता था बोलने से,
अब लगता है चुप रहने से ज्यादा खतरनाक है। नंदिनी अब एक वैचारिक आंदोलन की लीडर बन चुकी थी। उसने